तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जिस विलेज में हर जगह आग लगाया जा रहा होता है और उस विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है। वहीं विलेज के बीचों बीच डोरोका घायल हालत में गिरी हुई होती है और अब वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो उसके सामने कई सारे सोल्जर्स पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वह उस विलेज में रहने वाले सभी विचेस को मारे चले जा रहे होते हैं और अब हमें पता चलता है कि यह विचेस का एक छोटा सा विलेज होता है जिस पर इंसानों ने अटैक किया होता है। वहीं पर यह सब देखकर डोरोका काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी उसके पीछे से आते हुए एक विच मिया डोरोका को पकड़ती है और बोलती है, तुम यहाँ पर ठीक हो, यह देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी डोरोका मिया से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मिया बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है उसे भी कुछ भी नहीं पता है। अचानक से इंसानों ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया और वह यहाँ पर सभी विचेस को जान से मार देना चाहते हैं। यह सुनकर डोरोका बोलती है, आखिर उनकी गलती क्या है। वह लोग तो कल ही सिटी में जाकर वहाँ पर बीमार सोल्जर्स का इलाज करके आए हैं, पर इसके बावजूद यह सोल्जर्स आज उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं। मिया बोलती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी डोरोका बोलती है, क्यों ना हम अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए इन सभी सोल्जर्स को यहाँ पर शांत करें। मिया उसे बताती है कि वह लोग मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकती है और तभी डोरोका देखती है कि विलेज के बीचों बीच DAM डिवाइस रखा गया होता है जिस वजह से कोई भी वहां पर अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। अब मिया डोरोका से बोलती है कि इन सभी चीजों के बारे में मैडम ओफिलिया को जरूर पता होगा, तो डोरोका तुम जल्दी से भागकर मैडम ओफिलिया के पास जाओ और उन्हें बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यह सुनते ही डोरोका बोलती है वह अकेले यहाँ से नहीं भागेगी, मिया भी उसके साथ चले। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिया के पीठ को पूरी तरीके से काट दिया गया होता है, पर मिया अपने जख्मों को छिपाते हुए वहां पर डोरोका से बात कर रही होती है। तभी डोरोका की नजर मिया के जख्मों पर पड़ती है जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यह देखते ही मिया उसे शांत करते हुए बोलती है, जल्दी से भागते हुए सीधा मैडम ओफिलिया के मैंशन में जाओ और उन्हें सभी चीजों के बारे में बताओ। और अब वह वहां पर गिरे हुए एक नाइट के डॉल को उठाते हुए बोलती है, आज से डोरोका ही एक नाइट है और उसे ही यहाँ पर सभी लोगों को बचाना है। यह सुनते ही डोरोका उस नाइट के डॉल को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी कई सारे सोल्जर्स मिया को चारों ओर से घेर लेते हैं और लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में डोरोका की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जो देखकर एडोनिस काफी ज्यादा डर चुका होता है। अब एडोनिस डोरोका के पास जाते हुए बोलता है, तुम इस तरह नहीं मर सकती, तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर मैं कोल को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। यह सुनते ही एडोनिस के कान में कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर कई सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और लगातार अटैक करके डोरोका को वहां पर मार देते हैं, पर एडोनिस उनके बुलेट्स को डॉज कर लेता है। अब एडोनिस देखता है कि कई सारे सोल्जर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया होता है। वहीं पर एडोनिस चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता है कि मैं कोल को दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता हूँ, फिर आखिर मैंने इस लड़की की बात पर यकीन क्यों किया, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। दूसरी ओर सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, कैदी नंबर 1001, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। वहीं पर उस बिल्डिंग पर खड़ा एक आउट भी यामाटो को कॉल करके उसे बताता है कि एडोनिस अब हार चुका है, अब वह हमसे नहीं बच सकता है। तभी एडोनिस अपने पेन को उठाते हुए बोलता है, बेवकूफ इंसान, तुम लोग खुद मरने के लिए मेरे पास आ गए। और यह बोलते हुए वह एक स्पेल को कास्ट करता है। यह देखते ही सभी सोल्जर्स लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं, पर सभी बुलेट्स एडोनिस के पास जाते ही उसके बनाए गए एक बैरियर से टकराकर वहीं पर रुक जाती है। वहीं पर सोल्जर्स लगातार उस पर फायर किए ही चले जा रहे होते हैं, जिससे एडोनिस के चारों ओर काफी ज्यादा बुलेट्स इकट्ठा हो जाती है। अब एडोनिस उन सभी बुलेट्स को उन सोल्जर्स की ओर मोड़ते हुए एक बैकफायर करता है, जिससे वह सभी बुलेट्स जाकर उन सोल्जर्स से टकराती है और सभी सोल्जर्स वहां पर मरने लगते हैं, जो देखकर वहां पर खड़ा एक सोल्जर बुरी तरीके से डर जाता है और उसके अलावा चारों ओर मौजूद सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, जो देखकर वह और भी ज्यादा डर जाता है। अब एडोनिस धीरे धीरे उस सोल्जर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी एक आउट एडोनिस पर निशाना लगाते हुए अपने गन से फायर करता है।
अब उसकी जाइंट बुलेट काफी तेजी से जाते हुए एडोनिस के पास ब्लास्ट होती है, जो देखकर वह खुश हो जाता है। तभी एडोनिस धुएं के बीच से निकलकर बाहर आता है और अब एक आउट देखता है कि एडोनिस ने उसके जाइंट बुलेट को भी ब्लॉक कर लिया होता है। और अब एडोनिस उस जाइंट बुलेट को एक आउट की ओर मोड़ते हुए उसके साइज को और भी ज्यादा बड़ा करता है और काफी तेजी से एक आउट की ओर फायर करके एक आउट के आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एडोनिस दोबारा से उस सोल्जर की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, तुम लोगों को क्या लग रहा था कि कोल को मारने के बाद तुम लोग यहाँ पर शांति से जी पाओगे? मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम सभी लोगों को कोल के पास पहुंचा दूंगा, जिसके बाद कोल ही तुम्हें माफ करेगी। दूसरी ओर यह सब देखकर यामाटो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, यूकी जल्द से जल्द DAM को स्टार्ट करो, वरना यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब हमें यूकी को दिखाया जाता है जो DAM डिवाइस के सामने खड़ी होती है। वहीं वह उसे देखते हुए बोल रही होती है कि तो यही वह डिवाइस है जिसका यूज करते हुए किंग गोथे ने सभी विचेस को हराया था। फाइनली मैं इस डिवाइस के सामने खड़ी हूँ और इतने सालों से मैंने और मेरे भाई ने जिस काम के लिए मेहनत किया, फाइनली वह काम करने का मौका हमें मिल ही गया। यह सोचते हुए वह अपने दोनों सोल्जर्स को DAM डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए बोलती है। तभी नेशनल साइंस एजेंसी के लोग उनके सामने आते हुए उन्हें रोक देते हैं और अब एक लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है, यूकी तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हो। और इस लेडी का नाम टेथा सैमेंथा है। अब सैमेंथा बोलती है कि यूकी इस डिवाइस को ऑन नहीं कर सकती है। यह सुनते ही यूकी सीरियस हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहती हो? तभी सैमेंथा यूकी का फोन लेकर यामाटो के पास लगाती है। अब यूकी का फोन देखते ही यामाटो बोलता है, यूकी आखिर अब तक तुमने उस डिवाइस को ऑन क्यों नहीं किया? अब सामने से सैमेंथा बोलती है, यामाटो तुम सच में इतने सीरियस माहौल में भी काफी ज्यादा शांत हो। यामाटो बोलता है, मास्टर थेटा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द DAM को एक्टिवेट करना होगा। तभी थेटा बोलती है, वह लोग यहाँ पर DAM डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। यामाटो बोलता है, पर क्यों? तभी थेटा बोलती है, हम लोगों ने DAM डिवाइस को मैजिक सप्रेसर के रूप में बनाया था, पर किंग गोथे ने जल्दबाजी में बिना इसका काम पूरा हुए इसे विचेस को मारने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। पर इस डिवाइस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस डिवाइस के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकलती है, जिसके संपर्क में आते ही इंसान की बॉडी पूरी तरीके से बेकार हो जाती है और इससे उसे कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। अब यह सुनते ही यामाटो बोलता है, कहीं आप उस बीमारी की बात तो नहीं कर रही जो बीमारी आज से 10 साल पहले उन सभी सोल्जर्स को हो गई थी जो विच हंट के लिए गए थे? थेटा बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उन सभी सोल्जर्स के इंटरनल ऑर्गन्स बेकार हो गए थे, साथ ही साथ धीरे धीरे उनके सेल्स भी डिस्ट्रॉय होने लगे थे और वह सेल्स खुद को रीजनरेट भी नहीं कर रहे थे, जिस वजह से सभी सोल्जर्स की बॉडी कमजोर होती चली गई थी और फिर वह सभी लोग मारे गए थे। और इस खतरनाक बीमारी का इलाज किसी भी इंसान के पास नहीं बल्कि विचेस के पास था, पर हमारे रीडिया अंपायर की सभी विचेस मारी जा चुकी थी। यामाटो बोलता है, पर आम लोगों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। थेटा उसे बताती है कि किंग गोथे ने सभी लोगों से यह बात छिपाई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोग किसी बीमारी के डर में जिए। और तो और यह सब होने के बाद लोगों ने किंग गोथे को ही भगवान मान लिया था, जो देखकर किंग गोथे ने सभी लोगों से इस बात को छिपाया और DAM को अंडरग्राउंड इस जगह पर लाकर छिपा दिया। यामाटो बोलता है, इसका मतलब किंग को अभी जो बीमारी हुई है वह भी DAM डिवाइस की ही वजह से हुई है। दूसरी ओर एडोनिस सोल्जर्स की ही बुलेट का यूज करते हुए सभी सोल्जर्स को मारे चला जा रहा होता है। अब थेटा यूकी को उसका फोन देती है और बोलती है कि वह लोग यहाँ पर एडोनिस को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एडोनिस को रोकने की कोशिश की तो इस जगह मौजूद सभी लोग भी मारे जाएंगे। पर तभी यूकी थेटा को धक्का देते हुए काफी तेजी से DAM डिवाइस की ओर भागने लगती है। वहीं वह सोच रही होती है कि अगर आज उन्होंने DAM डिवाइस को स्टार्ट कर दिया तो यह टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर साथ ही साथ वह लोग एडोनिस को भी मार देंगे। पर अगर आज एडोनिस जिंदा बच गया तो वह उनके पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा।
अब यह देखते ही थेटा अपने सभी साथियों को वहां से बाहर भागने के लिए बोलती है और काफी तेजी से यूकी को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। पर यूकी डिवाइस के पास पहुंचकर काफी तेजी से उसे स्टार्ट कर देती है। अब उस डिवाइस के स्टार्ट होते ही एडोनिस की पावर खत्म हो जाती है और उसके हाथ से उसका मैजिकल पेन नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह देखकर यामाटो और उसके सभी साथी भी हैरान होते हैं और अब यामाटो डायरेक्टर थेटा से बोलने लगता है, डायरेक्टर आखिर उस जगह पर हो क्या रहा है। अब दिखाया जाता है कि उस डिवाइस के स्टार्ट होने की वजह से 1 सेकंड के अंदर ही डायरेक्टर थेटा और यूकी दोनों की ही हालत खराब हो चुकी होती है। पर डायरेक्टर थेटा ने जैसे तैसे करके कुछ सेकंड्स के अंदर ही दोबारा से डिवाइस को ऑफ कर दिया होता है और अब वह यामाटो से बोलती है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वह जल्दी से एडोनिस पर अटैक करके उसे रोके, क्योंकि अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब यह सुनते ही यामाटो अपने सभी सोल्जर्स को एडोनिस पर अटैक करने के लिए बोलता है। यह सुनते ही सभी सोल्जर्स एडोनिस पर अटैक करने के लिए आगे भागते हैं, जो देखते ही एडोनिस अपने मैजिकल पेन की ओर भागता है। अब सभी सोल्जर्स एडोनिस को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी एक सोल्जर सभी से आगे निकलकर एडोनिस की ओर आगे बढ़ने लगती है और तभी वहां पर मौजूद एक जाइंट बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जो देखकर सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। पर एडोनिस और वह दूसरी सोल्जर बिल्डिंग के दूसरे साइड होते हैं। तभी वह सोल्जर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए एडोनिस को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर एडोनिस नीचे गिर चुका होता है और अब वह उस सोल्जर के हाथ में वेपन को देखकर सोचने लगता है, फाइनली टाइम आ ही गया, अब मुझे मुक्ति मिलने वाली है। कोल, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और तभी वह सोल्जर अटैक करते हुए एडोनिस का सर काट देती है, जिसके बाद वह एडोनिस का सर लेकर अपने बाकी सभी सोल्जर्स के पास आती है और चक्कर खाकर वहां पर नीचे गिर जाती है। अब उसके साथी उसे वहां पर संभालते हैं, साथ ही साथ वह एडोनिस का कटा हुआ सर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से वहां पर चिल्लाने लगते हैं। यह देखकर यामाटो और उसके सभी साथी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद यामाटो अपने सभी सोल्जर्स को पत्थरों के बीच फंसे हुए घायल लोगों की मदद करने के लिए भेज देता है। साथ ही साथ वह कुछ लोगों को यूकी और सैमेंथा के पास भी भेजता है। वहीं पर बाकी सभी लोग एडोनिस को मरा हुआ देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उनका नेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है और उन लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता है। अब किंग गोथे दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सभी लोगों से बोलता है कि हमने उस विच डिसाइपल को जितना ज्यादा पावरफुल समझा था, वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकला और उसने हमारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। उसने हमारे कई निर्दोष लोग और हजारों सोल्जर्स को मार दिया, पर इसके बावजूद हमने अपने टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से उस मैजिक यूजर को हराया और यह साबित कर दिया कि हमारा रीडिया अंपायर दुनिया का सबसे पावरफुल अंपायर है और हम ही इस दुनिया के गॉड हैं। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में बैठी किंग गोथे की इस स्पीच को सुन रही होती है और अब हमें पता चलता है कि रीडिया अंपायर के सभी स्कूल्स में बच्चों को किंग गोथे का स्पीच सुनाया जाता है। वहीं पर खड़ा उनका टीचर बोल रहा होता है, इस हादसे में हमारे स्कूल के कई स्टूडेंट्स भी मारे गए, पर किंग गोथे के रहते हमारे किंगडम को कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी क्लास में बैठा एक स्टूडेंट बोलता है, टीचर, एडोनिस एक इंसान था, पर इसके बावजूद वह इंसानों पर अटैक क्यों कर रहा था? तभी उसका टीचर बोलता है, मुझे इस बारे में अच्छे से तो नहीं पता, पर वह एक विच का स्लेव था और शायद से उस विच ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया होगा, इसीलिए वह इंसानों को अपना दुश्मन मानता था। अब उन सभी लोगों की अगली क्लास पीटी की होती है, जो देखकर सभी लोग प्लेग्राउंड में जाने लगते हैं। वहीं पर वह लड़की चुपचाप अपने डेस्क पर बैठी हुई होती है। अब हमें एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है, जो उस लड़की के पास आते हुए बोलती है, मैंने सब कुछ देखा, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? अभी उस लड़की की दोस्त उसे बुलाने लगती है, जो सुनकर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की एक जगह पर आई हुई होती है, जहाँ पर उसके स्कूल के मरे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई होती है। वहीं पर खड़ी होकर वह बोल रही होती है, किंग गोथे को बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, पर आज तक उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। और अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एरी है और जब एडोनिस ने सिटी पर अटैक किया था, तब इस लड़की का एक दोस्त उस अटैक में एक बड़े से पत्थर के नीचे दब गया था। एरी अगर चाहती तो उसे बचा सकती थी, पर एरी ने उसे बचाया नहीं और वह वहां से भाग गई।
और एडोनिस द्वारा बनाए गए जाइंट का सर उसके दोस्त टाकुमा के ऊपर गिरता है, जिससे उसका दोस्त मारा जाता है। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में एरी टाकुमा से माफी मांग रही होती है, वहीं पर वह अपने फोन में खींचे गए एडोनिस की फोटो को देख रही होती है और बोल रही होती है कि एडोनिस को देखते ही उसे एडोनिस से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। तभी एडी के पीछे से एक पर्सन आते हुए बोलता है, एडोनिस देखने में तो काफी ज्यादा हैंडसम है। अब एडी पीछे मुड़कर देखती है तो वह पर्सन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जो देखकर वह परेशान हो जाती है। अब एडी डर कर उन फोटोज को डिलीट करने लगती है। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें इन्हें डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इन फोटोज को किसी और को मत दिखाना। वहीं एडी अचानक से उस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है, जो देखकर वह पर्सन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तभी एडी बोलती है उसे कुछ जरूरी काम है और यह बोलते हुए वह वहाँ से भाग जाती है। अब एडी के वहाँ से जाते ही वह पर्सन किसी को कॉल लगाते हुए बोलता है, मैं ओजी बोल रहा हूँ, तुम्हें गेट नंबर 2 की ओर एक लड़की भागती हुई दिखाई दे रही होगी। मेरे ख्याल से एडोनिस के साथ उसका कुछ लेना देना है, तो उसे अरेस्ट कर लो। तभी एक सोल्जर भागते हुए वहां पर आता है और बोलता है, चीफ ओजी, हमारा रिपोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब यह सुनकर ओजी एक लड़की के पास कॉल करता है। तभी कॉल उठाते ही वह लड़की बोलती है, ओजी उसे यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दे, क्योंकि वह अकेले ही इस जगह पर 100 लोगों का काम करती है। और अब हमें बताया जाता है कि यह लड़की नेशनल एजेंसी की चीफ चार्मी है। वहीं पर चार्मी एडोनिस की डेड बॉडी को स्कैन कर रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।